guys, how are you? Welcome to my channel Learning Paradise. Hope so you will be fine. मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत इजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज 9th क्लास के स्टूडेंट को मैं बताऊंगी कि इंग्लिश का पैटर्न क्या है और किस हिसाब से उन्हें तैयारी करनी है। क्योंकि जब तक एक आइडिया और स्केच आपके सामने नहीं होगा तो उस तरह फिर आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। मीन्स कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कितने आपके जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे, कितने सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे और आपने किस लिहाज से तैयारी करनी है। क्योंकि जब एक स्केच या पैटर्न आपके सामने नहीं होगा तो फिर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। या फिर कितनी चॉइस होगी, मीन्स के जैसे कि आपके 12 क्वेश्चन जो है चैप्टर्स हैं आपके इसमें टेक्स्ट बुक में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने सिलेक्टिव आप जो है वो यूनिट रेडी कर लें ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो पेपर दे सकें। ठीक है। और ये जो इसकी मैट्रिक की जो इंग्लिश है, इसको पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पता नहीं स्टूडेंट इसको क्यों इतनी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि ओ लेवल जो कैम्ब्रिज के निस्बत जो है ये मैट्रिक की जो है इंग्लिश बहुत ही ईजी है। बस इस कुछ टेक्निक्स हैं या टिप्स हैं जिनको फॉलो करके बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगाज करते हैं। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहें। ठीक है। अब आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो 9th क्लास का जो है इंग्लिश का जो है वो पेपर पैटर्न है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ये होता ही है कि इसमें दो पार्ट होते हैं पेपर के। पहला होता है ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड होता है सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव आपने किस तरह करना है और उसका क्या क्राइटेरिया और सब्जेक्टिव कैसे करना है और इसका क्या क्राइटेरिया वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। और इसके अलावा आपको ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जिससे आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगी कि इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट कैसे होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट आपने लिमिटेड टाइम में करना होगा और उसमें कोई चॉइस नहीं होगी और आपने वो करके फौरन फिलअप करके वो अपने एग्जामिनर को देना होगा। ठीक है। बाकी बोर्ड का आपको पता है कि उसमें बबल्स होते हैं, उनको आपको फिल करना होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। उसकी आंसर शीट आपको दी जाती है, उसमें आपने उन बबल्स को फिल करना होता है। अच्छा जी, अब सबसे पहला जिसका पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन। अब ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और इसके आगे 4 पार्ट होते हैं, A, B and C and D। ठीक है। अब सबसे पहले ये समझ लें ये कितने मार्क्स का होता है। ठीक है। अब ये होता है जनाब जी 19 मार्क्स का। इसका जो टाइम अलाउड होता है वो होता है 20 मिनट्स। इसका जो टाइम अलाउड होता है वो होता है 20 मिनट्स। टाइम अलाउड 20 मिनट्स। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है कि जो क्वेश्चन 1 होता है ये होता है, इसके होते हैं 4 पार्ट। इसका जो पार्ट ए होता है उसमें आपने करना होता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा जी, अब इसमें ये होता है कि इसमें ये होता है कि चूज द करेक्ट फॉर्म वर्ब का मतलब है कि ये इसमें टेंसेस होते हैं। ठीक है। यानी कि अगर आपको टेंसेस आते हैं और आपको ये पता है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में कौन सी फॉर्म वर्ब यूज होनी है, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट का है उसमें कौन सी फॉर्म वर्ब यूज होनी है, अगर कंटिन्यूस का है तो उसमें कौन सी फॉर्म वर्ब यूज होनी है। यानी कि आपने स्ट्रक्चर फार्मूले को फोकस करते हुए आपने जो है ये क्वेश्चन टैकल करना है। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, ये होगा 5 मार्क्स का और 5 के 5 MCQs होंगे जो आपको सारे करने पड़ेंगे। इसमें कोई आपको चॉइस नहीं होगी और इसमें ऑप्शन कितनी होंगी, 4, A, B, C and D। इसमें से आपने कोई एक जो है वो करेक्ट जो है फॉर्म वर्ब आपने चूज करनी होगी और ये टोटल 5 होंगे और ये 5 के 5 आपको करने होंगे। इसके लिए आपको अपने टेंस की ग्रिप होना बहुत जरूरी है और इसके लिए मेरे जो है अगर आपको टेंस की ग्रिप आप करना चाहते हैं तो मेरी टेंस की पूरी सीरीज मेरे चैनल पे मौजूद है। आप उस पर जाके सारे 1 by 1 बहुत ही इजी वे में मैंने आपको पढ़ाई हुई है, तो आप उसको 1 by 1 एक एक टेंस को आप देख के वॉच करके आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, उसके आप नोट्स बना लें तो ये बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा जी, अब इसका जो पार्ट बी है वो है कितने मार्क्स का, आइए देखते हैं। अगर आपने इसको नोट कर लिया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके चलते हैं पार्ट बी की तरफ। इसका जो पार्ट बी है वो है जी चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग।
ये कितना आसान है, यानी कि इसमें आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना। एक होता है ना किस चीज से स्पेलिंग बताएं, वो इशू नहीं है, जस्ट चूज द करेक्ट स्पेलिंग। और ये कितने मार्क्स का होगा, ये होगा 4 मार्क्स का, ठीक है, यानी कि 4 MCQs होंगे। और इसी तरह इनकी भी ऑप्शन B, A, B, C एंड D होगी। और अब आपको देख के पता चल जाएगा कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, अब उसको कर लीजिएगा, सो इजी, ठीक है। अब ये टोटल मार्क्स आप नोट करते हैं कितने हो आपके सामने आते जा रहे हैं। 5 मार्क्स मैंने पहले बताए हैं, 4 ये हो गए, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके पार्ट C की तरफ। इसका जो पार्ट C है वो है करेक्ट सिनोनिम और करेक्ट मीनिंग, ठीक है। अच्छा जी, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। मीन्स के 4 ऑप्शन होंगे और नहीं, क्वेश्चन में जो है वो एक वर्ड होगा जिसको अंडरलाइन करके दे देंगे, फिर उसके आगे 4 ऑप्शन होंगे और कहा जाएगा कि इसका करेक्ट जो है वो सिनोनिम निकाले या मीनिंग निकाले, ठीक है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वर्ड दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर लेते हैं ब्यूटीफुल। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ब्यूटीफुल वर्ड होगा, ठीक है। अब ये अंडरलाइन वर्ड है, अब पूरा एक सेंटेंस दे देंगे वो जिसमें एक वर्ड को वो अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब उसकी ऑप्शन A लाइक प्रीटी, ठीक है, B अगली, इसी तरह C जो है वो हो जाएगा अनटाइडी, ठीक है, और D टाइडी। अच्छा जी, अब देखिए टाइडी मीन्स साफ सुथरा, अनटाइडी जो साफ नहीं होता, अगली जो बदसूरत होता है, प्रीटी जो खूबसूरत होता है। अब इसकी ये ऑप्शन बन रही है, तो आप इसका जो है रेलिवेंट बबल होगा उसको आप क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे, ठीक है। यानी कि ये एक किस्म की इसको आप सिनोनिम समझें, आप इसको मीनिंग समझें, तो ये बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाएंगे। और ये कितने मार्क्स के होंगे, ये भी होंगे 5 मार्क्स के, ठीक है। यानी कि ये भी 5 MCQs होंगे और आपको 5 के 5 करने होंगे और 4 और 4 इनकी ऑप्शन होंगी। अच्छा, अब किसी भी आपकी जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसके जो ट्रांसलेशन स्टार्ट होने से पहले, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है ना, उसके आगे जब जाते हैं ना, तो पहला पेज होता है ना, वो उसके वर्ड मीनिंग आमने सामने इंग्लिश में लिखे होते हैं। वैसे तो आप उर्दू में याद इसलिए करने पड़ते हैं ताकि आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकें, लेकिन उस चैप्टर के एंड होते ही आपको एक लिस्ट मिल जाती है वर्ड मीनिंग की, उसके आमने सामने लिखे होते हैं, उन्हीं को आप सिनोनिम समझें या वर्ड मीनिंग समझें, इस क्वेश्चन में काम आएंगे, ठीक है। अब आपके 3 क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं, मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। ये मैंने 5 मार्क्स भी इसमें ऐड कर दिए। अब बचा जी इसका लास्ट पोर्शन। अब इसका जो लास्ट पोर्शन है वो आपका होगा कि चूज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रामर, चूज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामर के हिसाब से आपने वर्ड चूज करना है। अच्छा, अब ये कौन सी ग्रामर हो सकती है, ये जनाब जी, ये इसमें कोई नाउन भी हो सकता है, इसमें कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई काइंड ऑफ नाउन भी हो सकती है, लाइक कलेक्टिव नाउन है, मीन के अंडरलाइन जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है आपने बताना है, ठीक है। काइंड ऑफ नाउन भी हो सकती है, इसके अलावा काइंड ऑफ प्रोनाउन भी हो सकती है, काइंड ऑफ प्रोनाउन भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जेरेंट या पार्टिसिपल भी हो सकती है, इसके अलावा जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। मीन्स के सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज, या ये जो मैंने बताया जेरेंट पार्टिसिपल, ये फेनाइट और नॉन फेनाइट की, ये दोनों नॉन फेनाइट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको दी जाएंगी, ये भी होगी 5 मार्क्स की, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, 4 ऑप्शन होगी और आपने करेक्ट ऑप्शन को पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यानी कि आपसे पूछ सकते हैं कि फ्ला वर्ड जो है वो कौन सा जो है लाइक नाउन की काइंड है, मीन्स के फॉर एग्जांपल हर्ड है, ठीक है, और ग्रुप ऑफ जो है कैटल को हम हर्ड कहते हैं। अब उसमें वो पूछ लेंगे वो क्या है, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये अंडरलाइन वर्ड के कौन सा नाउन है, ये कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है,
या प्रॉपर है कौन सा है। इसी तरह मटेरियल नाउन भी दे सकते हैं उसको, लाइक गोल्ड लिख देंगे, ये कौन सा है, उस कौन सी जो नाउन की काइंड में आता है, ये मटेरियल है, कलेक्टिव है, प्रॉपर है, क्या है। इसी तरह कायदे आज़म के बारे में दे सकते हैं, जैसे कि ये प्रॉपर नाउन है तो ये किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, ये ग्रामर का मतलब है पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग या नॉन फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आपको इसके बारे में समझना है तो इसकी भी मेरे चैनल में सीरीज पूरी मौजूद है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो आप जाके वॉच कर सकते हैं ताकि आपको फुल ग्रिप हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें मैंने ये 5 मार्क्स भी ऐड कर दिए, ठीक है। अब आप इसको काउंट कर लें, 5 + 5 10, 10 और 5 15, 15 4 4 19, तो ये बन गए इसके टोटल 19 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पार्ट के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपको किसी भी किस्म की कोई भी ऑप्शन नहीं होगी और आपने 20 मिनट्स में इसको क्विकली कंप्लीट करना होगा, लेकिन आपने इतनी जल्दी भी नहीं करनी कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किए बगैर उसको कर लें। आपने अच्छी तरह पढ़ना है, आपके पास टाइम होगा, यानी कि 1 मिनट आप रखें एक एमसीक्यू का, तो उसमें आप 1 मिनट आपके पास फिर भी बच जाएगा। 19 इसके मार्क्स है ना, तो 20 जो मिनट का वो है, तो आपने क्या करना है, अच्छी तरह समझ के करना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सॉरी, मैंने आपको क्वेश्चन तो बताए हैं 4 उसके पार्ट, तो ये आपके पास काफी टाइम है समझने के लिए, ठीक है। यानी कि 5 मिनट आप ईच के रख लें तो उसके अकॉर्डिंग आपका इजीली हो जाएगा। उसके बाद बात आपसे शीट ले ली जाएगी ताकि ये आप आगे सब्जेक्टिव पार्ट कर सकें। नंबर 1 थिंग, एक और चीज आप याद रखिएगा कि कभी भी एमसीक्यूज में ना जो है 2 एमसीक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होते, इसीलिए सोच समझ के कीजिएगा। लाइक आपने 2 बबल्स हैं और 4 बबल ऑप्शन है, ठीक है। आपने इसको भी फिल कर दिया और पकड़ के इसको भी फिल कर दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये काम आपने नहीं करना। आपने इसलिए हमेशा जो है इसको फिल करने से पहले उस एमसीक्यू को अच्छी तरह समझ लेना है जिसके बारे में आपको श्योर हो, ठीक है। और खुदा ना खास्ता आपको श्योर ना हो, पहले बाकी एमसीक्यूज को देख लें और एंड पे आपने अगर रैंडमली अगर लगाना भी है तो फिर आप 1 पे लगाएगा, 2 पे लगाएगा, क्योंकि अगर हो सकता है आपका ठीक हो जाए। नंबर 1 थिंग, और कभी भी इस तरह ना आपने फिल करके ना आपने क्या करना है, ऐसे भी नहीं करना, ठीक है। ओवर राइटिंग, कटिंग या 2 ऑप्शन जो है वो एमसीक्यूज में अलाउड नहीं होते, तो इसका आपने खास ख्याल रखना है कि आपने फिलअप करते वक्त, क्योंकि यही आपके समझें कि फुल मार्क्स हैं जो कि आपके आ सकते हैं, क्योंकि उस सब्जेक्ट में फिर भी थोड़ी बहुत कटिंग हो जाती है क्रिएटिव मार्किंग की, क्रिएटिव स्टडी की, तो आपने जहाँ पे खास ख्याल रखना है, आपने एमसीक्यूज को अच्छे से समझ के करना है, क्योंकि एक बार बबल शीट आपकी फिल होगी तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब चलते हैं इसके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। व्यूअर्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, और इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसको समझ सकें कि किस तरह वो इंग्लिश का पेपर जो है पैटर्न कर सकते हैं। और लाइक और भी जरूर कीजिएगा और कमेंट भी में बताइएगा कि मेरा ये वाला जो मेथड है आपको कैसा लगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके सब्जेक्टिव की तरफ। अब सब्जेक्टिव पार्ट पूरा डिटेल्ड इसमें क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, इसमें 56 जो है ना मार्क्स का बाकी आपका जो है वो बचता है, ठीक है। और यानी कि आपका जो टोटल पेपर है, जो कि शुरू में मैं आपको बताना भूल गई, 75 मार्क्स का होगा, उसमें 56 मार्क्स का सब्जेक्टिव है और 19 मार्क्स का आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, कुल मिला के 75 मार्क्स, ठीक है। और इसका जो टाइम अलाउड होगा वो होगा आपके पास 2 hours and 10 minute, 2 hour and 10 मिनट इसमें आपने पूरा करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा जो सब्जेक्टिव के हिसाब से जो क्वेश्चन बनता है, ये बनता है क्वेश्चन 2, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था ना इसका ऑब्जेक्टिव का, उसके 4 पार्ट थे, क्वेश्चन एक ही था। अब इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपने क्या करना होगा, आपने राइट एनी 5 आंसर्स टू द क्वेश्चंस, 5 आंसर्स टू द क्वेश्चंस, यानी कि आपने, अब इसमें होगा क्या, इसमें टोटल जो गिवन क्वेश्चन होंगे ना, टोटल गिवन क्वेश्चंस वो होंगे टोटल आपके पास 8, ठीक है। आपने टू बी डन कितने करने होंगे, आपने करने होंगे 5, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होगा ये होगा टोटल 10 मार्क्स का, 2 × 5 इज इक्वल टू 10, यानी कि एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और आपका ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे 10 लिख दिए, बल्कि मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है बल्कि यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 10 मार्क्स का।
और एक आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा 2 मार्क्स का। 8 गिवन होंगे, यानी कि इसमें चॉइस होगी। 8 गिवन होंगे, उसमें से आपने 5 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो 2 नंबर का होगा, जो कि आपके टोटल मिला के 10 मार्क्स होंगे। अच्छा, अब इसमें जो 66% है ना, 66% क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी किस में से आएंगे? एक्सरसाइज में से आएंगे, एक्सरसाइज में से, जो कि एक्सरसाइज के एंड में दिए होते हैं। ठीक है, बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन 34% जो होंगे वो आपके आएंगे बुक में से, यानी कि टेक्स्ट बुक में से। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि काफी टीचर जो है ना बच्चों को नहीं बताते। ठीक है, तो यानी कि आपको चैप्टर अच्छी तरह आना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, यानी कि अगर आप जाहिर है आप उसको अच्छी तरह याद करेंगे, ट्रांसलेशन के हिसाब से, वर्ड मीनिंग के हिसाब से आप अच्छी तरह याद करेंगे तो फिर आपका ये मसला हल हो जाएगा, यानी कि आप उसको कंसेप्चुअल भी लिख सकते हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको एक टिप बताऊं कि आप जब उसका करने लगते हैं ना, जब उसका आप आंसर लिख रहे होते हैं और आपको आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप हाफ जो है ना क्वेश्चन आंसर जो है वो क्वेश्चन के अंदर होता है, आपने वहां से उठाना है, आप थोड़ी सी टेंस की चेंज करके अपने इसको लिख लेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन भी आराम से कर लेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपने करनी होगी ट्रांसलेशन। ठीक है, क्वेश्चन 3 होगा ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, यानी कि इंग्लिश में पैराग्राफ गिवन इन इंग्लिश और आपने उसको किस में कन्वर्ट करना होगा? उर्दू में। अच्छा, अब ये टोटल जो है वो टोटल मार्क्स जो होंगे, टोटल जो पैराग्राफ होंगे वो होंगे टोटल पैराग्राफ 3 होंगे। टोटल पैराग्राफ्स आपके होंगे 3 और आपने करने होंगे अटेम्प्ट कितने करने होंगे? अटेम्प्ट आपने करने होंगे 2। ठीक है, टोटल पैराग्राफ 3 होंगे और आपने अटेम्प्ट कितने करने होंगे? 2 पैराग्राफ आपने अटेम्प्ट करने होंगे और ये होगा 8 मार्क्स का, यानी कि 4 + 4 = 8, यानी कि एक जो पैराग्राफ है वो 4 मार्क का होगा। अच्छा, अब आपने ट्रांसलेशन करते वक्त अच्छे से ख्याल करना है कि आपकी कंसेप्चुअल कोई गलती ना हो। ठीक है, थोड़ा बहुत लफ्ज आगे पीछे, एक ही वर्ड को दूसरे लफ्ज में, यानी कि ट्रांसलेशन का वर्ड है उसका मफहूम वही रहे, आप उसको यानी कि अपने अल्फाज में थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन उसके मीनिंग में और मफहूम में तब्दीली ना आए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रट्टा लगा देते हैं किसी की बुक से और होता क्या है कि उसको उनको एट द स्पॉट पेपर में वो भूल जाता है। ठीक है, तो आपने अपने जो है वर्ड मीनिंग पे ग्रिप रखनी है ताकि आप उसको ट्रांसलेशन को खुद बना सके और बामुहावरा तर्जुमा आप कर सके। ठीक है, तो ये था आपका जो है ट्रांसलेशन का जो है पोर्शन, जो आपने, यानी कि अगर आप 12 उसमें से 2 तो आपके उसमें समरी निकल जाएंगी, बाकी बच्चे आपके 10 में से अगर आप 7 चैप्टर में अच्छी तरह कर लेते हैं ना तो आपका ये पेपर हो जाएगा। मीन्स के उसमें समरी इंक्लूड करें तो टोटल 9 चैप्टर, तो ये आपका आराम से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, आपको यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया, मैं अब इसमें नंबर करने जा रही हूँ ऐड। अच्छा जी, अब जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 वो होगा समरी होगी, राइट समरी और इसकी होगी एक्सप्लेनेशन, किसकी होगी? स्टैंजा की, विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा with reference to the context, with reference to the context, यानी कि जैसे कि पोइम एक स्टैंजा होता है, आप एक यानी कि पूरा एक हम कह सकते हैं कि जो 4 लाइन वाला जो एक होता है पोर्शन उसको हम स्टैंजा कहते हैं, वो आपको दिया जाएगा। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मतलब है आपने राइटर नेम लिखना होगा, आपने ये बताना होगा कि ये इस पोएम का नाम क्या है, फिर आपने इसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर देना होगा। तो बेहतर यह है कि आप समरी को चॉइस करें, चूज करें, क्योंकि इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो एवरीज आप लिख लेते हैं या कंसेप्शन लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जहाँ पर हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन करते वक्त आपसे कोई गलती हो जाए। अगर आपको फुल ग्रिप है, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं थ्रू आउट, तो फिर आप इसको कर लीजिएगा। अगर आप पैरामिंग नहीं कर सकते या मेमोराइज नहीं कर सकते तो ये भी ऑप्शन आपके लिए ठीक रहेगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है
ये भी होगा, ये होगा 5 मार्क्स का। ठीक है, ये होगा 5 मार्क्स का, तो ये हमारे 5 मार्क भी यहाँ पे ऐड हो गए। अच्छा जी, अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये होगा जी, मेक सेंटेंसेस ऑफ इडियम्स, फ्रेजेस या कोई भी वर्ड जो कि बुक में से दिए होते हैं। ठीक है, अब ये भी टोटल कितने होंगे, ये होंगे टोटल 8, जिसमें से आपने टू बी डन कितने करने होंगे, 5। ठीक है, तो ये भी होगा 5 मार्क्स का, तो यानी कि 1 मार्क ईच ये होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इसके, ये बड़ा क्वेश्चन बड़े मजे का है, क्योंकि इसमें आपको 3 ऑप्शन दी जाएंगी, यानी कि लेटर प्लस और स्टोरी और डायलॉग। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है, जिस पोर्शन में जिस क्राइटेरिया में आपको ग्रिप है ना, आपने वो वाला सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें ना होता क्या है, स्टोरी, जैसे मैंने आपको स्टोरी राइटिंग, अगर आपने स्टोरी राइटिंग करनी है ना, तो आपको पहले स्टोरी राइटिंग पे ग्रिप होनी चाहिए कि कोई भी स्टोरी आ जाए, यानी कि क्रैमिंग आपने नहीं करनी। मैं आपको अपने स्टूडेंट्स को मैं क्रैमिंग से अवॉइड करवाती हूँ, क्योंकि क्रैमिंग जो है ना वो भूल जाती है। आप खुद से स्टोरी लिखें, आपको खुद से सेंटेंस बनाने आते हो, और मेरा जो एक बाकायदा एक पूरा लेक्चर जो है वो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ स्टोरी राइटिंग के बारे में, आप उसको देख के अच्छी तरह स्टोरी राइटिंग सीख सकते हैं, जिसमें मैंने बड़ी इजी टेक्निक से आपको बताया कि स्टोरी राइटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको इस क्राइटेरिया पे ग्रिप नहीं है, मीन्स की वैसे तो मैंने आपको बता दिया, कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ जाएं, वो खुद देखें, तो फिर आप लेटर की तरफ चले जाएं। लेटर जो है इसमें भी आप क्रिएटिव राइटिंग आनी चाहिए, और जो है स्टोरी का तो यह है कि आपने हमेशा इसको पास्ट टेंस में करना है। ठीक है, और बाकी मैंने पूरी डिटेल आपको बताई हुई है अपने उस पे लेक्चर में, तो उसको आप वॉच कर लीजिएगा अगर आपका दिल करे। अच्छा, अब लेटर का ये है कि लेटर भी आपने क्या करना है, अपने कंसेप्चुअल लिखना है, और जो है इसमें प्रेजेंट, इंडेफिनिट और फ्यूचर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, थोड़ा बहुत पास का, मिक्स टेंसेस का ही हो सकता है। और लेटर में आपके मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, मीन्स के मोस्टली स्टूडेंट या टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि वो बच्चे लेटर की तरफ जाए। क्यों? इसमें जो टॉप और बॉटम के नंबर होते हैं ना, जिसमें हम लिखते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल, सिटी और डेट शीट लिखते हैं, और एंड पे हम योर सिंसियरली लिखते हैं, उसके हाफ मार्क्स होते हैं। दरमियान की जो बॉडी होती है ना, उसको मिला के उसके हाफ मार्क्स होते हैं। ठीक है, मेरा लेटर राइटर पर भी एक पूरा लेक्चर मौजूद है मेरे चैनल पे, आप उस पर जाके अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि लेटर राइटिंग कैसे करते हैं। अब होता क्या है, जो टॉप और बॉटम के नंबर है ना, अगर आप बॉडी में भी थोड़ी बहुत आपसे गलती हो जाती है, वो नंबर तो आपके पक्के हैं। ठीक है, तो ये आपका लेटर आपका होता है 8 मार्क का। तो अगर 4 मार्क की आपकी बॉडी है, ठीक है, सेंटर पार्ट बॉडी आपकी हो जाती है 4 मार्क्स की, और इसका जो टॉप है वो हो जाएगा 2 मार्क्स का, और जो इसकी बॉटम है, ठीक है, बॉटम हो जाएगी कितने मार्क्स की, 2 मार्क्स की। तो यहाँ पे देखिए आपके ये वाले 4 मार्क्स तो पक्के हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आपकी बॉडी में कोई दम नहीं होगा ना, यानी कि इरेलेवेंट होगी, तो ये मार्क्स भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपने खास ख्याल रखना है कि आपने दरमियान में भी अच्छा सा आपने कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो मेरा बेस्ट आप मशवरा ये है कि आप लेटर राइटिंग की तरफ जाएं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और अगर आप सीखना चाहते हैं, जैसे बताया, आप कहीं से भी सीख लें या मेरे चैनल को देख लें जो मैंने लेक्चर बताया है, तो इसमें आप ग्रिप आ जाते, तो स्टोरी भी बेस्ट है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके, अभी मैंने बताया इसके 8 मार्क्स हो गए। ठीक है, ये 8 भी ऐड हो गए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंप्रीहेंशन के बारे में। ठीक है, कंप्रीहेंशन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक पैसेज गिवन होगा और उसका आपने क्या करना होगा, आपने क्वेश्चन आंसर जो है वो करने होंगे। ठीक है, ये होगा 5 मार्क्स का और टोटल ये होगा 5 मार्क्स का, और इसके टोटल क्वेश्चन भी 5 ही दिए होंगे, जो कि आपने सारे करने होंगे, इसमें चॉइस नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये आपने सारे के सारे करने होंगे, और ये बहुत इजी होता है, यानी कि उस पैराग्राफ को अच्छी तरह आपने रीड करना है, और जो है फिर आपने उन्हीं क्वेश्चन को फाइंड आउट करके आंसर लिख देने। ठीक है, इसका इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इसका मैं लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। तो अभी आप फिलहाल यही समझे कि ये वाला पोर्शन भी बहुत इजी है, बहुत मजे का है, वही 5 मार्क्स आपके मुफ्त के हैं। ठीक है,
तो इसको भी मैंने कर दिया इसमें ऐड। ठीक है, अब बाकी बचे हमारे दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। इसके जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपने ट्रांसलेशन करनी होगी ऑफ गिवन सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ठीक है, अब इसमें मिक्स सेंटेंसेस आपके आएंगे, उर्दू में सेंटेंस गिवन होंगे और आपने उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होगी। और ये टोटल कितने मार्क्स के होंगे? ये भी होंगे 5, लेकिन गिवन होंगे 8, यानी कि इसमें आपको चॉइस होगी टू बी डन 5। अच्छा, अब इसके लिए भी आपको टेंसेस पे ग्रिप होना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेंसेस पे ग्रिप होगी तो फिर आप ये जनाब जी ट्रांसलेशन कर सकेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई सौदा नहीं है रट्टे वाला। ठीक है, तो आपको तमाम जो टेंसेस जो आपके सिलेबस में गिवन है उस पर आपको ग्रिप होनी चाहिए, अदरवाइज आप ये पोर्शन नहीं कर सकेंगे। अगर आपने कर लिया तो आपके ये 5 मार्क्स भी पक्के हैं। ठीक है, तो टेंसेस पर भी मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, पूरी एक सीरीज है जो कि मैंने उसमें मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको वॉच कीजिएगा। और बड़े मैंने तकरीबन 10 मिनट में 12 मिनट में एक लेक्चर मेरा उसमें मौजूद है, 12 मिनट 13 मिनट का, तो उसमें एक टेंस अच्छी तरह ग्रिप हो जाती है। अब ये वाला टेंस वाला पोर्शन आपको 2 जगह पे काम आएगा, एक वो ऑब्जेक्टिव जिसके मैंने बताया था, जो उसका क्वेश्चन था पहला वाला क्वेश्चन, उसमें आपको काम आएगा, करेक्ट फॉर्म आप कहाँ पे आती है, और इधर काम आएगा। तो फिर हो गया ना ये, तो फिर आपको ये जरूर जो है इस पे ग्रिप होनी चाहिए और वीडियो वॉच कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब मैंने ये इसके मार्क्स भी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एक्टिव पैसिव वॉइस का। एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, अच्छा, अब इसमें होगा क्या, ये भी होगा 5 मार्क्स का, और फुल जो है ना गिवन जो एक्टिव पैसिव वॉइस होंगे, गिवन एक्टिव पैसिव वॉइस कितने होंगे, वो भी 5 ही होंगे, और अपने 5 के 5 करने होंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं कि इसमें मिक्स्ड होंगे, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो मिक्स्ड होंगे। जो एक्टिव होंगे आपने उसके पैसिव बनाने होंगे, यानी कि ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो आपको मिक्स देता है या सिर्फ एक्टिव पैसिव वॉइस देता है। ठीक है, तो आपने उनको अच्छे से देख लेना है कि इसमें से एक्टिव वॉइस कौन सा है और इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करें, और पैसिव वॉइस कौन सा है इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करें। ठीक है, इसकी भी मैं अभी टिप आपको बता देती हूँ, आपको जो है ना ये फिर समझ आ जाएगी कि यहाँ पे मिक्स टेंसेस हैं तो हमने कभी एक्टिव बनाना है। ठीक है, अभी मैं आपको टिप बताती हूँ, पहले इसको आप समझ लें। अच्छा जी, मिक्स्ड एक्टिव पैसिव वॉइस होंगे, जो एक्टिव होंगे आपने उनको पैसिव में चेंज करना होगा, जो पैसिव होंगे आपको उसको एक्टिव में चेंज करना होगा, और इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। ये भी होंगे 5 मार्क्स के, ये आपके ऐड हो गए। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन इस तरह हो कि चेंज द वॉइस, ठीक है, चेंज द वॉइस का मतलब है यहाँ पे आपके अलार्म की घंटी जो है ना बज जानी चाहिए, क्योंकि चेंज द वॉइस का मतलब है यहाँ पे मिक्स्ड जो है वो सेंटेंस होंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। यानी कि आप यहाँ पे मोस्टली बाय लिखा होगा ना कि एप्पल इज रिटन बाय मी, इट्स मीन कि ये पैसिव वॉइस है, तो आपने उसका एक्टिव बना लेना है। एक्टिव वॉइस में सीधा टेंस होगा और पैसिव वॉइस बना हुआ होगा, आपने उसका एक्टिव बनाना होगा। अगर चेंज द वॉइस है इसका मतलब है यहाँ पे मिक्स्ड टेंसेस आपको, मिक्स्ड जो है वॉइसेस आपको मिलेंगे, जो कि आपको ध्यान से करना होगा। अगर क्वेश्चन हो कि चेंज फॉलोइंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि ऑल सेंटेंसेस जो है एक्टिव के हैं और आप लोगों को किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे आपको फौरन आंखें बंद करके आप एक्टिव को पैसिव में चेंज कर दीजिएगा। और इसमें भी क्या चीज काम आने वाली है, सेम वही टेंसेस, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस भी टेंसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, और आपके सिलेबस में जितने भी टेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पैसिव वॉइस करने होंगे। तो ये भी जो है टेंसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग टू टेंस लगता है। तो इसकी एक्टिव पैसिव वॉइस की भी जो है लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप उसको अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। जिस तरह मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है वो लेक्चर आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। अब देखिए आपके हर सोल्यूशन का जो है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास मौजूद है, तो इसका फुल लेक्चर आप देख लीजिएगा। हर टेंसेस की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है एक्टिव पैसिव वॉइस पे, वो भी आपको जो है पूरी सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है ग्रामर का पोर्शन। अगर आपको इस पे ग्रिप आ जाती है ना
तो ये मार्क्स भी आपके पक्के हैं। इंग्लिश में तो मैं कहती हूँ आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। आजकल तो पहले करेक्टिव मार्क्स से नंबर कट जाते थे, लेकिन आजकल बोर्ड वाले फुल मार्क्स दे रहे हैं। तो आपको जो है इसी चीज को फॉलो करते हुए मैंने बताई है, तो आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, अब इनको आप ऐड कर लें, ये टोटल बन जाते हैं 56 मार्क्स। तो 56 और 19 मार्क्स ऐड करके बन गए 75 मार्क्स। तो 75 मार्क्स तो आपके हो गए पक्के। ठीक है, आप देखें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि आप ट्रांसलेशन याद नहीं कर सकते। बहुत ही आसान है ट्रांसलेशन याद करने का, यही तरीका है सिंपल। आप ना उसकी उर्दू से इंग्लिश आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, और आपको इंग्लिश आ गई है, फिर आप लफ्जों को जोड़कर उसका एक बामहारा तर्जमा करें। रट्टे ना लगाएं, आप ग्रामर की तरफ ना जाए। ठीक है, यानी कि आपको अगर आप ट्रांसलेशन ग्रेड चाहते हैं ना, तो आप अपने वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह कर लें। इतनी अब तो की बुक्स मौजूद है, आपके टीचर मौजूद हैं, यूट्यूब के पास बहुत सारी चीजें हैं। आप वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह पहले अपने टेक्स्ट को अच्छी तरह रेडी कर लें। ठीक है, पेंसिल के साथ वर्ड मीनिंग लिख लें या हाईलाइट कर लें। सिर्फ वर्ड मीनिंग याद करें ना, आपको तर्जमा करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, वर्ड मीनिंग याद करके फिर उसका बामुहावरा एक ट्रांसलेशन कर लें, तो ये आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर का पैटर्न। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और मेरे लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। जिस तरह मैंने आपको टॉपिक्स बताए, इसके अंदर जो जिसमें प्रॉब्लम आपको हो रही है, मेरे वो चैनल में मौजूद है। आप उनकी पूरी सीरीज देख सकते हैं। टेंसेस की भी सीरीज मौजूद है, एक्टिव पैसिव की मौजूद है, काइंड ऑफ टेंसेस जो मैंने आपको बताए थे, नाउन्स प्रोनाउंस, जो आपका एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर आप बताएं, और लाइक नाउन काइंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उसकी भी सीरीज मौजूद है। ठीक है, तो आप देखते रहिए इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को, जुड़ रहिए मेरे इस चैनल के साथ, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और अगेन एंड पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने वीडियो आपके लिए तैयार की है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बड़े इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जितने लोगों तक पहुंचे उनको भी फायदा हो। ठीक है, आप एक क्लिक करने से क्या किसी का वो हो जाएगा, आपका कुछ चला जाएगा, बल्कि आपको फायदा होगा, दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। तो आप मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा, और अपनी स्टडी पे फोकस कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दावत दीजिए। टिल देन, बाय बाय।